हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई सीमा शर्मा वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस पर। मैं सीमा शर्मा आपका स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस पर। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश। यस दोस्तों, आपका आर्मी क्लरिकल का पेपर जो है वो बहुत पास आ गया है। आप लोग सब बहुत अच्छे से उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आपकी हेल्प करने के लिए आज हम आपके साथ करेंगे इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर डिस्कस, जो प्रीवियस ईयर में आर्मी क्लरिकल में आ चुका है। उसके सभी क्वेश्चन, सभी सेक्शंस आज हम आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी मैं यहाँ पर आपको दूंगी कि उस क्वेश्चन का वो पर्टिकुलर आंसर क्यों है, ताकि जब उसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन इस बार आपके पास पेपर में आए तो आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि आपको एक क्वेश्चन पेपर नज़र आ रहा है। यस, ये आपका ओरिजिनल पेपर है जो आर्मी क्लरिकल में प्रीवियस ईयर में आ चुका है, जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये ना कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ई से लेकर सेक्शन के तक। अब जिसमें सेक्शन ई और सेक्शन एफ होता है, वो होता है, उसमें आते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मतलब अ पैराग्राफ इज गिवन टू यू और पैराग्राफ के बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो आप पैराग्राफ में से ही फाइंड आउट करते हो। तो आज की क्लास में हम कॉम्प्रीहेंशन डिस्कस नहीं करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन येस, बाकी के सभी सेक्शंस वन बाय वन हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका ग्रामर का बाकी पार्ट आता है। सेक्शन जी, सेक्शन एच, सेक्शन आई, सेक्शन जे एंड सेक्शन के। तो आज हम उनके सभी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये ओरिजिनल पेपर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब आपको दोस्तों करना क्या है, आप मेरे साथ साथ ही अपनी नोटबुक पर ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और मुझे करने के बाद कमेंट बॉक्स में, जब ये वीडियो ओवर होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट थे, राइट। और अगर किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ नहीं आती है, यू वांट मी टू रिपीट दैट अगेन, तो वो हम आने वाली क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। और इसका पहला सेक्शन जो हम डिस्कस करेंगे आज सबसे पहले, दैट इज़ व्हाट, सेक्शन जी। जैसा कि मैंने अभी बताया, ई और एफ में आपका कॉम्प्रीहेंशन होता है, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सेक्शन जी में ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, स्टे हियर डैश लिटिल लॉन्गर। अब याद रखिए, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, द, ए, एन एंड नन ऑफ दीज। तो ये जो आपका सेक्शन जी है, ये बेस्ड है आर्टिकल्स पर, यानी इसमें 3 क्वेश्चन होंगे और वो तीनों ही क्वेश्चन जो होंगे वो आर्टिकल्स के होंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द, जिसमें ए और एन आपके होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें हम डेफिनेट नहीं है कि हम किस नाउन की बात कर रहे हैं, और द जो है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल है, जो डेफिनेट नाउन्स के साथ, स्पेसिफिक नाउन्स के साथ यूज़ होता है। अब ये सभी किसमें होते हैं, सिंगुलर नंबर में यूज़, राइट। अब ये क्वेश्चन क्या है आपके सामने, स्टे हियर डैश लिटिल लॉन्गर। अब क्वेश्चन यहाँ पे वर्ड क्या है, लिटिल, और हमें जो लगाना है वो आर्टिकल लगाना है लिटिल से पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड हम अप्लाई करते हैं, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ऐसे 2 आंसर्स को इनकरेक्ट मार्क करते हो जिनका क्वेश्चन से कोई भी रिलेशन नहीं है। उसके बाद जब आपके पास 2 ऑप्शंस बच जाते हैं, उसमें से आप एक करेक्ट आंसर चूज करते हो। दिस इज द राइट वे ऑफ सॉल्विंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। अब सबसे पहले हम यहाँ पे वो मार्क करेंगे जो बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं हो सकते। जैसे अगर हम एन की बात करें, तो एन हमारा कहाँ पे यूज होता है, जो वर्ड जो है या तो वॉवल से शुरू हो रहा है या फिर वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है। तो ये जो आपका वर्ड है लिटिल, ये एल से स्टार्ट हो रहा है एंड एल इज कॉन्सोनेंट, मोर ओवर यहाँ पे वॉवल का साउंड भी नहीं आ रहा है। तो ये आंसर जो है हमारा सीधे सीधे इनकरेक्ट हो गया, एन तो हमारा आंसर नहीं होगा, राइट। उसके बाद अगर हम द की बात करते हैं, सो यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल की भी बात नहीं कर रहे हैं, नाउन की भी बात नहीं कर रहे हैं। लिटिल मतलब थोड़ा सा, तो डेफिनेट तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो डेफिनेटली यहाँ पे द भी यूज नहीं होगा। तो आपका द जो आंसर है वो भी एलिमिनेट हो गया। नाउ यू आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस। अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचे हैं, बी एंड डी, जिसमें है अ और नन ऑफ दीज। तो येस, जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज अ। ये क्यों है, स्टे हियर अ लिटिल लॉन्गर, क्योंकि हम यहाँ पे
इन अ वे एक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि थोड़ी देर यहाँ और रुकिए। तो जब भी हम इस इनडेफिनेट क्वांटिटी की बात करते हैं वी यूज़ अ। फॉर एग्जाम्पल अ लिटल, अ लॉट ऑफ, अ फ्यू, हम उनको कभी भी अकेले यूज़ नहीं करते। तो अगर कभी भी लॉट ऑफ, फ्यू या लिटल होता है हम उसके साथ अ का यूज़ करते हैं। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दिस इज डैश ईगल। अब ये बहुत सिंपल है, अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जब भी हमारा जो वर्ड है वो वॉवल लेटर या वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है हम, और वो सिंगुलर नंबर में है, हम हमेशा यूज़ करते हैं एन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एन, बिकॉज वर्ड क्या है हमारा? ईगल। सो ई इज व्हाट? ई इज द वॉवल साउंड। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज एन, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और हमारा ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। थर्ड क्वेश्चन भी आपका रिलेटेड होगा आर्टिकल से ही, क्योंकि अभी हम सेक्शन जी ही डिस्कस कर रहे हैं। डैश रिच हेल्प डैश हेल्पलेस। व्हाट डज इट मीन? डैश रिच, अभी मैंने आपको बताया जब भी हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे, जब भी हम डेफिनेट नाउन की बात करेंगे वी विल यूज डेफिनेट आर्टिकल द। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, डैश रिच शुड हेल्प डैश हेल्पलेस। सो सबसे पहले जो इनकरेक्ट आंसर्स हैं उनको मार्क कर देंगे। हम यहाँ पे अ रिच तो यूज़ नहीं कर सकते, वाई? बिकॉज किसी एक रिच पर्सन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो एक पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है कि जो रिच लोग हैं उनको, जितने भी लोग हेल्पलेस हैं, मजबूर हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। अब अगर हम ए ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में एन है, तो हेल्पलेस के साथ हम एन भी यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? क्योंकि हेल्पलेस इज स्टार्टिंग विद एच लेटर और एच इज़ द कॉन्सोनेंट। सो कॉन्सोनेंट के साथ हम एन तो लगाएंगे नहीं क्योंकि ये वॉवल नहीं है, तो आपका ए आंसर भी जो है वो एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास बचे दो ऑप्शन सी एंड डी। अब सी एंड डी में से येस ऑफ कोर्स आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो द होगा। उसका रीज़न क्या है? देखिए ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे हम डेफिनेट नाउन्स की बात कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी एक कम्युनिटी को, पूरी की पूरी एक क्लास को डिस्क्राइब कर रहे हैं। द रिच शुड हेल्प द हेल्पलेस। किसी एक अमीर आदमी की बात नहीं है, बल्कि पूरे अमीर रिच कम्युनिटी की बात हो रही है कि रिच लोगों को, जितने भी लोग हेल्पलेस हैं, जितने भी लोग मजबूर हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। सो आई होप ये आर्टिकल्स के क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब जब आपके पास आएंगे तो आप उनको ईजिली कर पाओगे, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, और ये है हमारा सेक्शन एच। सेक्शन एच में हमें क्या करना है? देखिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ये है आपका टेंसेस पर बेस्ड, यानी हमें सेंटेंस का करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर बताना है कि सेंटेंस का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है। तो आपको सेंटेंस का करेक्ट सीक्वेंस पता है क्या होता है? सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी वर्ड आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है वो आपका सबसे पहले पार्ट आ जाता है, क्योंकि सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। तो यहाँ पे आपने सीधे सीधे देखा है कि जो आप में यहाँ पे कैपिटल लेटर है वो कहाँ है? आपके एस पार्ट में है, राइट। तो यानी जो आपका आंसर होगा वो किससे स्टार्ट होगा? एस से। तो जो सबसे पहले आपने जैसा मैंने बताया एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हो, तो आप सबसे पहले एलिमिनेट कर दोगे, यानी ये ए ऑप्शन और सी ऑप्शन ये तो आपके एलिमिनेट हो गए, यानी इनमें से तो आंसर नहीं है, क्योंकि जो हमारा आंसर स्टार्ट होगा वो किससे होगा? एस से। अब हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शन बी एंड डी। अब हमें देखना है कि देयर के बाद हम क्या लगाएं, यानी यहाँ किसी प्लेस की बात हो रही है। अब उस प्लेस में क्या है? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, आर 50 रूम्स माई स्कूल। अब माई स्कूल यहाँ पे क्या है? दिस इज ऑब्जेक्ट, कि माई स्कूल की बात हो रही है कि मेरे स्कूल में क्या है। तो मेरे स्कूल में क्या है? देयर आर 50 रूम्स इन माई स्कूल, यानी मेरे स्कूल में क्या है? मेरे स्कूल में मेरे स्कूल में 50 कमरे हैं। सो व्हाट शुड बी हियर? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? एस पी आर क्यू। तो व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज बी, एस पी आर क्यू।
सबसे पहले आपने क्या किया, देयर, इसकी बात की क्योंकि कैपिटल लेटर से था। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ रही है, यहाँ, देयर आर, आर इज द हेल्पिंग वर्ब। सो देयर आर 50 रूम्स, कहाँ पर हैं, मेरे स्कूल में, तो इन माई स्कूल। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, SPRQ। अब इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जिसमें आपको सेंटेंस का सीक्वेंस बताना है, राइट। ये आपके सामने बहुत इजी है क्वेश्चन, आप भी इसको सॉल्व कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा ये करेक्ट था या इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन है 7th क्लास, शी इन रीड्स। अब देखिए यहाँ पे रीड्स क्या है यहाँ दोस्तों, रीड्स है एक्शन। रीड क्या है, एक वर्ब है, यानी कि एक्शन है, कोई काम है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम किसी वर्ब की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, तो उसको काम को करने वाला भी कोई ना कोई होगा। तो हमेशा जब भी किसी काम में वर्ब की बात हो रही है तो हम उसमें सबसे पहले ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, यानी काम को करने वाला कौन है। तो इसमें काम को करने वाला कौन है, शी इसमें सब्जेक्ट है, यानी काम को करने वाली है। और रीड्स जो है इसमें वो एक्शन है, यानी कि काम है। तो शी रीड्स, दो सीक्वेंस तो हमें पता लग गई, QS। अब देखिए QS से यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है, शी रीड्स इन 7th क्लास। सो QS हमारा कहाँ पे हो रहा है, C ऑप्शन में, QSRP, यानी what will be the correct sequence, QSRP। पढ़िए इसको, she reads in 7th क्लास। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, उसके बाद काम यानी कि वर्ब, क्या काम कर रही है और किस पर काम कर रही है वो, तो दैट इज ऑब्जेक्ट, यानी इन 7th क्लास। आई होप ये क्वेश्चन सभी ने सॉल्व कर लिया होगा और सबको समझ भी आई होगी इसकी एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन की तरफ, और हमारा 6th क्वेश्चन भी इसी सीक्वेंस में है। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। ज़रा ट्राई कीजिए आप इसको मेरे साथ ही। मिस्टर शर्मा स्कूल टीचर्स इंग्लिश इन। अब देखिए यहाँ पर भी काम की बात हो रही है, यानी एक्शन की बात हो रही है, जिसको हम बोलते हैं वर्ब। वो वर्ब क्या है यहाँ पे, टीचर्स, यानी कि पढ़ाना। तो पढ़ाना अगर काम है तो उसको करने वाला भी कोई ना कोई होगा, यानी सब्जेक्ट भी कोई ना कोई होगा। सब्जेक्ट इसमें कौन है, मिस्टर शर्मा। अब मिस्टर शर्मा अगर सब्जेक्ट है तो वो सबसे पहले आएंगे। इसी क्वेश्चन में मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था। तो मिस्टर शर्मा टीचर्स इंग्लिश, कहाँ पढ़ाते हैं वो इंग्लिश, इन स्कूल। मिस्टर शर्मा टीचर्स इंग्लिश इन अ स्कूल, यानी वो एक स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो सीक्वेंस क्या होगी आपकी, PRSQ। ढूंढिए आपको कहाँ है PRSQ, आपका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन D। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। और इसके साथ आपका खत्म हुआ ये सेक्शन H। सेक्शन H में 3 क्वेश्चन थे और वो तीनों ही क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे, सेंटेंस फॉर्मेशन से, जिसमें सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को जम्बल्ड करके लिखा गया था और आपको उनको अरेंज करना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, वो है सेक्शन I। और सेक्शन I आपका किससे रिलेटेड है, फिर से यहाँ पे जम्बल्ड करके आपको लेटर्स दिए गए हैं। आपको यहाँ पे एरर स्पॉट करना है, यानी मिस्टेक्स को स्पॉट करना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में मिस्टेक है। तो देखिए क्वेश्चन है 7th आपके सामने, ही नोटिस्ड चिल्ड्रन टू टॉक टुगेदर एंड कॉट देम क्लाइंबिंग द ट्रीज। ओके, अब अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए ही नोटिस्ड चिल्ड्रन एंड कॉट देम, ये दोनों पास्ट के हैं और दोनों ही करेक्ट हैं क्योंकि दोनों में सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। ही नोटिस्ड चिल्ड्रन में भी सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है एंड कॉट देम में भी सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। उसने नोटिस किया और उसने पकड़ा, तो ये दोनों आंसर तो हमारे एलिमिनेट हो गए। मैंने आपको बताया था एलिमिनेट मेथड, जहाँ पर आपको कोई भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आती है, प्रॉब्लम आती है, आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कीजिए। तो ही नोटिस्ड चिल्ड्रन, क्योंकि दोनों में सेकेंड फॉर्म भी है और किसको उन्होंने पकड़ा है उसकी भी बात हो रही है, यानी सब्जेक्ट की भी बात हो रही है, तो हमने उन दोनों को एलिमिनेट कर दिया। अब हमारी प्रॉब्लम कहाँ है, मिस्टेक कहाँ होगी, या तो ए पार्ट में या तो फिर बी पार्ट में। अब ये है टू टॉक टुगेदर क्लाइंबिंग द ट्रीज। ही नोटिस्ड चिल्ड्रन क्लाइंबिंग द ट्रीज टॉकिंग टुगेदर। अब यहाँ पर अगर ING है तो इस वर्ब के साथ भी ING होना ज़रूरी है,
कि उसने उनको पेड़ पर चढ़ते हुए देखा और एक साथ बातें करते हुए देखा। तो अगर यहाँ हम ing लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी ing होना चाहिए। क्लाइंबिंग द ट्रीज, टॉकिंग टुगेदर एंड कॉट देम। सो मिस्टेक वॉज देयर इन ए पार्ट। तो आपका जो आंसर है वो क्या हुआ, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। और 8th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। वर्क एज क्विक एज यू कैन बट एज केयरफुली एज पॉसिबल व्हेन यू टेक द टेस्ट। अब देखिए, अगर आपको याद होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो यहाँ पे ये जो आपका आंसर है इट इज़ रिलेटेड टू एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होती है आपकी, एड प्लस वर्ब। देखिए अगर आप एडवर्ब को डिवाइड करोगे तो इट इज एड प्लस, राइट, एड प्लस वर्ब, वर्ब, एड प्लस वर्ब। यानी वर्ब मीन्स व्हाट, क्रिया यानी काम, और एड मीन्स समथिंग एडेड। सो एडवर्ब, एडवर्ब का मीनिंग क्या हुआ, समथिंग इज एडेड टू द वर्ब, यानी वर्ब के साथ कुछ ऐड किया गया है, उसको बोला जाता है एडवर्ब। अब यहाँ पे क्या बोला है, वर्क क्विकली, वर्क एज क्विकली, यानी काम को तेजी से करो। तो काम की क्वालिटी बताइए, यानी एडवर्ब यहाँ पे बताया गया है। और अगर आप इसके सी पार्ट में देखेंगे यहाँ पर भी एडवर्ब की बात है, बट एज केयरफुली, केयरफुली मतलब लेकिन उस काम को सावधानी से भी करो जितना हो सकता है। एज पॉसिबल मीन्स जितना हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर ly लगा रहे हैं तो यहाँ एडवर्ब में भी ly होगा। हमारी जो मोस्टली एडवर्ब हम लगाते हैं उसमें ly का यूज़ होता है, ly आपका सफिक्स है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि यहाँ पे क्विक की जगह क्या होना चाहिए था, वर्क एज क्विकली एज यू कैन, उतनी तेज़ी से काम करो जितनी तेज़ी से आप कर सकते हो, बट एज केयरफुली एज पॉसिबल, लेकिन उतनी सावधानी से जितनी सावधानी आप बरत सकते हो। ओके, व्हेन यू टेक द टेस्ट, जब आप कोई टेस्ट, जब आप कोई परीक्षा दे रहे होते हो। तो याद रहेगी आपको ये बात कि एडवर्ब के केसेस में मोस्टली जो हमारी एडवर्ब होती है उसमें हम ly सफिक्स का यूज़ करते हैं। और अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप बाकी के जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है सेंटेंस के उनको बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9th क्वेश्चन है, द मिनिस्टर्स स्पीच पब्लिश्ड इन दी न्यूज़पेपर, यानी मिनिस्टर की जो स्पीच है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी। पब्लिश्ड, पब्लिश्ड इज व्हाट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म का मतलब है कि ये जो सेंटेंस है हमारा वो पास्ट में है। तो अगर हम इसके डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं, द मिनिस्टर्स स्पीच यानी मिनिस्टर की स्पीच, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। इन दी न्यूज़पेपर, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है क्योंकि न्यूज़पेपर में हुई है। पब्लिश्ड, अब अगर हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, लास्ट, यानी कि ऑप्शन डी, नो एरर। द मिनिस्टर्स स्पीच इज, द मिनिस्टर्स स्पीच पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी ने ये जो आपका आई पार्ट था ये मेरे साथ साथ ही किया होगा। यस दोस्तों, साथ साथ ही आप इसको करते रहिए, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है क्योंकि हम जो है वो ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, कोई ये रैंडम क्वेश्चंस नहीं है। तो आगे आते हैं हम सेक्शन जी की तरफ, सॉरी जे की तरफ। और सेक्शन जे में जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके क्वेश्चंस होंगे प्रेपोजिशन के। तो जैसे अभी मैंने आपको एडवर्ब में बताया है कि एड प्लस वर्ब यानी समथिंग इज एडेड टू वर्ब, इसी तरह से अगर आप प्रेपोजिशन को भी समझोगे तो प्रेपोजिशन भी आपका क्या होता है, प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन। ये जो आपका सिंगल वर्ड है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, प्री प्लस पोजीशन। यानी प्रेपोजिशन वो वर्ड्स हैं, प्री मतलब पहले, जो किससे पहले लगते हैं, प्रेपोजिशन, प्री प्रेपोजिशन। सो प्री, ये वर्ड्स जो हैं पहले लगाए जाते हैं नाउन से पहले, नेमिंग वर्ड से पहले, और इसी पर डिपेंड करता है हमारे पूरे के पूरे
सेंटेंस का जो मीनिंग है। तो अब आप प्रेपोजिशन में अगर आप कंफ्यूज होते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है वो प्रेपोजिशन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन मेथड ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए आप, माई ग्रैंड फादर विल कम हियर डैश अ वीक। अब अगर आप इसमें एलिमिनेट करोगे तो सबसे पहले तो आप विद को इनकरेक्ट मार्क कर दोगे, क्योंकि विद का यूज़ होता है जब हम किसी को एकम्पनी करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड, आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड। यस, तो इट इज़ माई ग्रैंड फादर विल कम हियर डैश अ वीक। तो सबसे पहले आपने विद को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि विद तो इसमें नहीं होगा। विद यूज़ होता है अकम्पनी के साथ। आप जब किसी को कंपनी देते हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड, ओके, आई एम राइटिंग विद अ पेंसिल, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका विद एलिमिनेट हो गया, उसके बाद आपका एट भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एट का यूज़ या तो हम प्लेस के साथ करते हैं या फिर हम टाइम के साथ करते हैं। टाइम जहाँ पर हम क्लॉक टाइम की, डेफिनेट टाइम की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम एट यूज़ करते हैं, या फिर जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस का यूज़ करते हैं तब हम वहाँ पे एट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव एट जनकपुरी, सो जनकपुरी इज़ द पर्टिकुलर प्लेस, दैट्स वाई आई यूज्ड एट। या फिर आई एम सेइंग आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock, तो 7 o'clock वॉज द डेफिनेट टाइम, तब हमने एट यूज़ किया। तो ये दोनों ही ऑप्शंस जो है वो आपके इनकरेक्ट हो गए। अब आपके पास बचे हैं ये दो ऑप्शंस, विद इन एंड बिफोर। तो अब हम यहाँ पर बिफोर भी यूज़ नहीं करेंगे, रीज़न क्योंकि अ वीक, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डे नहीं दिया है। बिफोर का मतलब होता है पहले, तो माई ग्रैंड फादर विल कम बिफोर अ वीक। अब कौन सा वीक, किसी स्पेसिफिक वीक की बात नहीं की है या फिर स्पेसिफिक डे की बात नहीं की है। अगर यहाँ पे डेफिनेट किया होता कि कौन से वीक से पहले आ जाएंगे, तब हम बिफोर का यूज़ करते। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर वुड बी विद इन। विद इन आपका राइट आंसर होगा। इसका मतलब है कि मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो एक वीक के अंदर अंदर आ जाएंगे, किसी भी दिन, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, किसी भी दिन वो आ जाएंगे, लेकिन इस वीक के अंदर वो आ जाएंगे। सो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। और आपका 11th क्वेश्चन भी इस सेक्शन में, सेक्शन जे में, तीनों ही क्वेश्चन आपके प्रेपोजिशन से रिलेटेड है। सो फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस डैश अ ईयर। सबसे पहले हमने एलिमिनेट किया। एलिमिनेट के लिए ढूंढिए आप किसको एलिमिनेट करोगे, ऑन। सबसे पहले आप ऑन को एलिमिनेट करोगे, क्योंकि ऑन किसके साथ यूज़ होता है, या तो डे या तो डेट। तो ना तो यहाँ पर किसी स्पेसिफिक डे की बात हो रही है, ना ही डे की बात हो रही है, इसलिए हम ऑन तो यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। फिर हमारा जो ऑप्शन ए है दैट इज़ ऑफ। ऑफ मीन्स का, के, की। जब हम एक रिलेशन की बात करते हैं देन वी यूज़ ऑफ। सो ऑफ भी यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद टू पॉसिबल आंसर्स, इन एंड बाय। अब यहाँ पर हम बाय को भी एलिमिनेट कर देंगे, रीज़न बीइंग क्योंकि बाय का यूज़ या तो मीडियम के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल बाय बस, सो बस वॉज द मीडियम जिसके थ्रू मैं जाती थी। या फिर हम बाय का यूज़ करते हैं डेडलाइन के लिए, कि कौन सी डेडलाइन दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेइंग यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क बाय सैटरडे दिस वीक। सो सैटरडे आई हैव डिफाइंड अ डे, जिसमें मैंने डेडलाइन बता दिया कि सैटरडे लास्ट डेट है, सैटरडे तक तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अ ईयर, क्योंकि ईयर में तो 365 डेज होते हैं, तो अ ईयर कोई डेडलाइन नहीं हो सकता है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इन। सो फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस इन अ ईयर। आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? इन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ आ रहा होगा और आप साथ साथ सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों देखते रहिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th। मोस्ट ऑफ अस ईट अ स्पून। तो अगर आपको याद होगा तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया, जब भी हम अकम्पनी की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं विद। मोस्ट ऑफ अस ईट विद अ स्पून, नॉट फॉर अ स्पून, क्योंकि फॉर का मतलब है रीज़न, किसके लिए। बाय मैंने अभी आपको बताया मीडियम के लिए, और इन मतलब या एक तो हम टाइम के लिए और प्लेस के लिए इनका यूज़ करते हैं। इन मतलब मैं,
तो ये तीनों ऑप्शंस तो आपके इनकरेक्ट हो गए। आपका जो राइट आंसर है दैट इज सी, यानी विद। सो मोस्ट ऑफ अस ईट विद अ स्पून। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सेक्शन आपका यहीं पे ओवर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सेक्शन की तरफ, जो है आपका, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है आपका सेक्शन जे, राइट। तो दोस्तों ये रहा थर्ड क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन आपके सामने, जो कि है हमारा सेक्शन के में। अब सेक्शन के में जो आपके क्वेश्चन है वो है आपके वोकैब से रिलेटेड। वोकैब का मतलब होता है वर्ड्स, राइट। जैसे कि आपसे सिमिलर वर्ड्स पूछे जा सकते हैं जिनको हम कहते हैं सिनोनिम। इसी तरह आपसे अपोजिट वर्ड्स पूछे जा सकते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटोनिम्स। कभी कभी आपसे एडजेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। तो वर्ड्स में आपसे कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं वर्ड से रिलेटेड। कभी कभी आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक सेंटेंस आपको दिया गया है एंड यू हैव टू गिव अ single word for that. For example, what do we say a person who works with both the hands equally? So I am saying ambidextrous. तो in spite of speaking that complete sentence, मैंने सिर्फ एक word बोला ambidextrous, राइट। तो इसमें वर्ड्स से रिलेटेड भी आपके पास अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम वो सारे टाइप डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ ओरिजिनल पेपर ही डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पहला है आपका 13th क्वेश्चन है आपका, चूज द एंटोनिम ऑफ एगोनी। नाउ एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड। सो एगोनी, अब हमें एगोनी का मीनिंग आपको नहीं पता है कि क्या बोलते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। एगोनी का मतलब होता है पेन, और इसका जो एंटोनिम होगा वो अपोजिट वर्ड होगा, दैट इज हैप्पीनेस। पेन का हैप्पीनेस। अब देखिए एगोनी का पेन तो नहीं हो सकता बिकॉज वो तो उसका मीनिंग ही है, सिमिलर वर्ड है। लाइक एंड इंटरेस्टिंग, इन दोनों को आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है इस वर्ड के मीनिंग का। तो इसका 13 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी ऑप्शन, यानी कि हैप्पीनेस। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम अपने 14th क्वेश्चन की तरफ। और 14th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एमिएबल। नाउ सिनोनिम मीन्स सिमिलर वर्ड, सेम वर्ड। सो एमिएबल का जो सिनोनिम होता है दैट इज फ्रेंडली, ओके। एमिएबल का सिनोनिम होता है फ्रेंडली। माई फ्रेंड इज एन एमिएबल पर्सनैलिटी। अब मैं यहाँ पे एन क्यों लगा रही हूँ बोलते हुए, बिकॉज एमिएबल इज स्टार्टेड विद वोवल साउंड यानी कि ए। सो एन एमिएबल पर्सनैलिटी, तो इसका सिनोनिम हो गया फ्रेंडली। अनरीजनेबल, अनरीजनेबल जिसका कोई रीजन नहीं है। अलूफ, अलूफ का मतलब होता है डिटैच्ड, जो दूसरों से अलग थलग रहता है। स्ट्रिक्ट होता है कठोर, जो बाय नेचर बहुत कठोर है, जैसे हम बोलते हैं माई टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट। सो ये तीनों ही इसके इनकरेक्ट आंसर हैं। एमिएबल का जो सिनोनिम है दैट इज फ्रेंडली। आगे बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज 15th क्वेश्चन। गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कीन। अगेन एंटोनिम का मतलब है अपोजिट वर्ड। कीन का मतलब होता है जब हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेइंग आई एम कीन टू मीट माई फ्रेंड बिकॉज इन दिस पैंडेमिक आई गेट सो बोर्ड, ओके। सो आई एम कीन टू मीट माई फ्रेंड, यानी मैं अपनी फ्रेंड से मिलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो अब अगर आपको इसका मीनिंग पता लग गया है तो आप बहुत इजीली इसका एंटोनिम ढूंढ पाओगे, और इसका मीनिंग है अनइंटरेस्टेड। सॉरी, इसका जो अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम है दैट इज अनइंटरेस्टेड। अब सेंसिटिव नहीं हो सकता, सेंसिटिव का मीनिंग होता है नाजुक। कोई चीज़ जो बहुत नाजुक है, या कोई व्यक्ति जो बहुत इमोशनल है। व्यक्ति जो है वो नाजुक किस सेंस में होता है कि वो बहुत इमोशनल है। अगर उसको थोड़ा सा भी हर्ट हो जाए या कुछ गलत कह दिया जाए तो उसको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, वो हर्ट हो जाता है। सो दैट पर्सन इज सो सेंसिटिव। एक्यूट, एक्यूट मतलब बहुत ज़्यादा। एज आई एम सेइंग आई हैव एन एक्यूट पेन ऑन माई नी। बिलो नी मीन्स अंडर द लेस देन सफिशिएंट, जितनी ज़रूरत है उससे कम, दैट इज बिलो नी।
सो कीन का जो अपोजिट है दैट इज एंटोनिम। ओके, सो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन पेपर, जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था जो कि हैदराबाद आर्मी क्लर्क में पहले आ चुका है। उसके हमने आज जो डिस्कस किए हैं GHIJK पार्ट, जिसमें ग्रामर के क्वेश्चन थे, आर्टिकल से रिलेटेड, सेंटेंस के अरेंजमेंट प्लस प्रेपोजिशन, और ये आपके पास एंटोनिम एंड सिनोनिम। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो अपनी लेकर आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्रीहेंशन, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। सो धन्यवाद दोस्तों, और आप अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने आंसर्स आपके करेक्ट हुए हैं, और आज की वीडियो में जितना भी हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, जितना भी आपको मैंने यहाँ पे समझाया है, वो सब आपको क्लियर हुआ है या नहीं, उसको भी प्लीज़ आप मेरे साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, वर्क हार्ड, थैंक यू।